ओके हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं सेवेंथ पार्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन, उसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के टेस्ट के लिए। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल का नाम है न्यूटन 9.8 और बने रहिए इस चैनल के साथ फिजिक्स के पूरे ट्यूटोरियल्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बोलने की कोशिश करें तो ये होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इट विल रिलेट वर्क विथ एनर्जी। इट रिलेट्स, सिंपल सी बात है, वर्क विथ एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली एनर्जी इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ बोलते हैं। तो ये आपको वर्क को एनर्जी के साथ रिलेट करता है। अब ये आएगा कैसे एक्चुअली। तो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि कोई ब्लॉक है मास m का, इस पे तीन फोर्सेज F1, F2 और F3 लग रहे हैं। तो हम लोग इन तीनों फोर्सेस के लिए सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, हम लोग ये लगा सकते हैं कि नेट फोर्स जो होता है आपका, नेट फोर्स इज इक्वल टू आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम का सफ़र कैसे तय करता हूँ। तो एफ नेट का जो वैल्यू हो जाएगा उसमें आप बोलें कि F1 प्लस F2, याद रखिए कि वेक्टर फॉर्म में पुट करना है, स्केलर वाइज नहीं ऐड करना है। फोर्सेज जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टरली आपको ऐड करना है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों के ऊपर ये एरो जरूर दिखाना है। ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग इसी केस में ऐसे लिख सकते हैं, एम आपने ये पढ़ा होगा कि होता है एक्सेलरेशन का एक्चुअली में एक फार्मूला होता है, एंड द फार्मूला इज वी डी वी बाई डी आर। ये क्या होता है, वी डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको हम लोग इस साइड अगर लाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इस साइड लाते हैं, डी आर को इस साइड लाते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डी आर इज इक्वल टू एम वी डी वी। ठीक है, एम वी डी वी, अब उस पर वेक्टर पुट कर सकते हैं। ठीक है, एम वी डी वी। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों साइड अब इंटीग्रेशन साइन डालते हैं, ठीक है, मास तो आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2 एंड ऑन द लेफ्ट साइड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, आप लिमिट कुछ ही पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, R1 टू R2। तो एक्चुअली इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो आपको ब्रेक कीजिए तो हो जाए आपका F1 डॉट डी आर। ठीक है, R1 टू R2 वाला कि R1 टू R2 पुट नहीं करना चाहिए, ये टाइम का वेस्ट अलग है। तो आपका F2 डॉट डी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R1 टू R2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F3 डॉट डी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, इज इक्वल टू एम वी डी वी। ठीक है, एम वी डी वी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2। अब देखिए एफ डॉट डी आर होता है क्या है, तो एक्चुअली वर्क डन है, और F1 डॉट डी आर को मैं लिख सकता हूँ W1 और F2 डॉट डी आर को बोल सकता हूँ W2। और हालांकि राइट साइड में जो है उसको भी हम लोग निपटाते चलते हैं, तो यहाँ पर मैं जब पुट करूँगा तो एम हो जाएगा एम, और वी डी वी का हो जाएगा आपका V² फ्रॉम V1 टू V2, राइट, फ्रॉम V1 टू V2। तो अब मैं लिख सकता हूँ W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू एम V2² बाई 2, और कैन से हाफ एम V2² बाई 2 माइनस हाफ एम V1²। ठीक है, मैंने इस तरह से क्यों लिखा, ताकि आपको लगे कि ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या हो गया कि W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, एक्चुअली याद करने के लिए मैं दूसरा तरीका बोलूँगा, लेकिन यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि दिस इज नथिंग बट इट सेज दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, करेक्ट। तो ये आपका होता है वर्किंग थ्योरम, ठीक है। मैं बार बार इसको घेर दे रहा हूँ लेकिन करना नहीं है, एक्चुअली मैं कुछ अलग तरीके से यूज़ करता हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हम लोग एक ऐसे तरीके से याद करते हैं। आपका ये तो आएगा तो ये आपका काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बिल्कुल चलने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बनाने के लिए थोड़ा चीज़ों को आसान, मतलब जो आसान याद करने में उस तरह से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो वैसे के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए, सॉरी AW2 AW3 है, ठीक है। अब आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए दुनिया में जो है फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं और बच जाते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल हुआ या टेंशन हुआ, जो भी फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक है। तो कुछ फोर्सेस बच जाते हैं। तो मैं करता हूँ कि इस तरह से करता हूँ कि इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि WC प्लस WNC, और जो बच गए उसको मैं डालता हूँ W एक्सटर्नल में, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन जो होता है हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम इसको रट लिया करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव का भी रट लिया करते हैं एग्जाम्स में, मतलब क्वेश्चंस को इतने प्रैक्टिस करने होते हैं कि आपको अच्छा होना चाहिए, और जो बचे जाते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल में डालते हैं, ठीक है। तो इसके कारण मैं बोलूँगा कि तीनों चारों जो फोर्सेज हैं सारे, उसको आप 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दीजिए। कंजर्वेटिव आपको हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया आपको जो फ्रिक्शन हो गया, और जो बच गया उसको आप डालिए एक्सटर्नल एजेंट में, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको याद रखेंगे। दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, दिस इज नथिंग बट कंजर्वेटिव, ठीक है। इसको भी एक एक्चुअली आसान है याद करना। ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। और जो बच चुका है उसको एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे हो जाए। क्वेश्चन आपका ये है कि इफ फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg वेरीज एज F इज इक्वल टू 3t², देन फाइंड वर्क डन बाई फोर्स बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। वैल्यूज़ को अलग अलग कर लिया जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स दिया हुआ है आपका, आपको इतने टाइम के बीच में वर्क डन निकालना है। जो कि मास दिया हुआ है आपका, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट मूविंग, सॉरी इनिशियली इट वाज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हुआ क्या था कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों दिया है, तो एक मेरे को जगह निकालने दीजिए, ठीक है जगह काफ़ी हम लोग के पास। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब ये क्वेश्चन को आप देखेंगे पहली बार तो आपको बहुत अच्छा करेगा। चलो फोर्स वेरिएबल है तो आपने सर ने बताया था बहुत दिन पहले, आपको याद भूल गए होंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि जो DW होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं F.dx, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट अगर आप करते हैं तो आपको हो सकता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F.dx। और इस केस में एक लड़के ने क्या किया था, मैं इसकी गलती उसकी गलती बता रहा हूँ कि क्या किया था उसने, हो सकता है मेरी भी गलती हो जब मैं छोटा था। तो 3t² इंटू DX, ठीक है। अब ये वैल्यू को रखकर वो बैठा हुआ था, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर DX है, ठीक है। अगर वही ये बोलता आपसे कि F इज इक्वल टू 3x² तो आप इसको खुशी खुशी इंटीग्रेट कर सकते थे क्योंकि आपका DX है वेरिएबल और यहाँ पर आपका x भी है, ठीक है। तो आप x के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि आपका फोर्स जो है टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्स किसके फॉर्म में दिया हुआ है, टाइम के फॉर्म में, और आपको इंटीग्रेट करना है x के फॉर्म में। जो फार्मूला होता है वर्क डन का वो x के फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्वियस सी बात है कि x के फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं बना सकते। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर दे रखा है कि आपको गलत तरीका क्या है वो भी याद रखना है और सही तरीका क्या है ये भी याद रखना है। आप पेज में जिस कॉपी पे आप नोट करें उस कॉपी में इस बात को भी आप नोट कर लें कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। ये सारे ट्रिक्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी चुका है काफ़ी बार। तो मैं क्या करूँगा कि आप देखिए अगर फोर्स टाइम के फॉर्म में दिया तो मैंने एक अभी फार्मूला पर मैंने पढ़ा था कि एफ वर्क डन बाई नेट फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू क्या होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर तो फोर्स एक ही है, जो फोर्स है आपका 3t² एक ही फोर्स है। तो मैं करूँगा कि अगर मुझे को वर्क डन निकालना है फोर्स F से, तो मैं एक्चुअली में वर्क डन नहीं कैलकुलेट करूँगा बल्कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूँगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए वेलोसिटी। तो आपका फोर्स जो दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है आपका 3t², तो उसके लिए एक्सलेशन जो मैं निकाल लूँगा सबसे पहले, तो F/m आपका एक्सलेशन हो जाएगा, और उसको अगर आप लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 3t²/2, मास का वैल्यू है 2 kg। ये आपका एक्सलेशन हो चुका है, राइट। चलिए अब आपके पास एक्सलेशन हो चुका है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एक्सलेशन से वेलोसिटी कितना आएगा। तो आपको शायद पता होगा कि डेल्टा v इज इक्वल जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ a dt होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है a dt। अगर आप एक्सलेशन लिखते हैं तो एक्सलेशन है आपका 3t²/2 dt इज इक्वल टू डेल्टा v। इंटीग्रेट जो करना है, टाइम का लिमिट है 2 से 5 सेकेंड, आप देख सकते हैं 2 to 5 सेकेंड है। तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा v का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा v आप लिखेंगे v माइनस यू, ठीक है। चलिए इस बार लिख लेते हैं, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा TQ/2। एक्चुअली आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया, 2 to 5, राइट। तो यहाँ से आपका जो v का वैल्यू आ जाएगा, v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, सॉरी v माइनस यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। अपने वैल्यू जब पुट करते हैं तो आपका आ जाता है 125 माइनस 8, 125 माइनस 8 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 117/2। बहुत ही खतरनाक वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया, राइट। और यहाँ से आपका जो v का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 117/2 + 3, तो आपको हो जाएगा 117 + 6, दिस इज इक्वल टू 123/2। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो चुका है। अब देखिए, तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, तो मैं बोला क्या, मैंने क्या बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप यूज कीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब हाफ m v2² माइनस v1²। मैंने वैल्यू भले ही खतरनाक ले रखा हो, लेकिन जो तरीका है आपका वही है, इंटू v2² इज 123/2 का स्क्वायर माइनस v1² इज इक्वल टू हाउ मच इज v1 इज 3² आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे को पक्का विश्वास है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। जो फाइनल आंसर आपका आ चुका है हो चुका है 123 का स्क्वायर माइनस 9 × 2 विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज दिस मच जूल इज द वर्क डन। ये आपको हो चुका है वर्क डन बाय द फोर्स। तो याद रखिए कि अगर आपका फोर्स एक्स के फॉर्म में दे, अगर आपका फोर्स एक्स के फॉर्म में दे तो उस केस में वर्क डन निकालने के लिए F/dx, अगर आपका फोर्स टाइम के फॉर्म में दे तो उस केस में वर्क डन निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीकों को बिल्कुल याद रखना है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म है आपका COME कम, राइट। तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी को आपको कंजर्व करना है, मतलब रूल क्या होते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो है आपका WC + WNC + W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। चेंज क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि इफ, रूल ये है कि इफ वर्क डन बाय non-conservative force and external agent is 0, then mechanical energy of body इज कंजर्व, राइट। मतलब अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट आपका 0 हो तो उस केस में जो
मैकेनिकल एनर्जी बॉडी का होता है। मैकेनिकल एनर्जी में आपका आता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए कि मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपका ये दोनों फोर्स वर्क नहीं कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स आपका वर्क कर रहा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका वर्क नहीं कर रहा हो, एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनली अगर दोनों को जीरो कर दे तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डब्ल्यू सी को मैं ये बोल सकता हूँ कि डब्ल्यू सी इज़ नथिंग बट इट्स माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, क्योंकि दोनों में माइनस का रिलेशन होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर एक साइड आप लाते हैं तो बोल सकते हैं यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं, या बहुत लोग ये भी ऐसे भी याद रखते हैं इसको कि गेन इज इक्वल टू लॉस, जो कि होता नहीं है ज़िंदगी में। गेन इज इक्वल टू लॉस और लॉस इज इक्वल टू गेन। ठीक है, लॉस इक्वल टू गेन बोलना ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, तो जो लॉस होगा, वेट अ सेकेंड, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, गेन हो जाएगा। मतलब जिस एक फॉर्म का एनर्जी आपका लूज होता है तो दूसरे फॉर्म का एनर्जी आपका क्या होता है, गेन, ये बोलते हैं, क्योंकि आपका कहीं एनर्जी तो आपका लूज हो नहीं है, जो भी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वही आपका फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होता है। ऑब्वियस सी बात होगी कि एक फॉर्म का एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो रहा होगा, राइट। तो लॉस इक्वल टू गेन ही बोलते हैं, राइट। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ, नोट में आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए बहुत जगह होता क्या है कि बुक्स में मतलब दिया रहता है आपका कि वो बोलता है कि इफ़ देयर इज़ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल एजेंट, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो ही नहीं और एक्सटर्नल एजेंट हो ही नहीं तब जाकर आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा बोलना सही है, लेकिन उससे हम लोग अच्छे से अगर हम लोग ऐसे बोले कि इफ़ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कंजर्व। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका फोर्स होगा तो वो वर्क करेगा ही। फोर्स हो सकता है आपका नॉन कन्वर्टिव फोर्स भी हो सकता है बॉडी पे, एक्सटर्नल एंड का भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, फिर भी आप बोल सकते हैं कि उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकता है फोर्स होने के बावजूद ही। अब कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई फोर्स अगर किसी बॉडी पे प्रेजेंट हो तो वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूँ इस इंक्लाइन प्लेन की, मैंने अगर बॉडी को छोड़ा, ए मास के बॉडी को, ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ कि ये स्मूथ है। ठीक है, ये स्मूथ है तभी मैं फ्रिक्शन को नहीं लगा सकता हूँ। तो उस केस में आपका नॉर्मल फोर्स मतलब एक्सटर्नल एजेंट है, एक तरीके से नॉर्मल फोर्स आपका है, लेकिन फिर भी अगर बॉडी यहाँ से यहाँ आता है तो उस केस में नॉर्मल का जो वर्क डन होता है उस केस में जीरो होगा। इस केस में वर्क डन का नॉर्मल क्या होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, वेट अ सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस केस में वर्क डन बाई जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा आपका, फिर भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है। नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल अभी भी क्या है, जीरो। मतलब मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क करेगा ही सिस्टम पे या बॉडी पे, वो नहीं भी कर सकता है, और अगर वर्क नहीं करता है तो उस केस में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग बोल सकते हैं इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और external agent is zero, external agent is present, then it does not mean
that it will do the work. It will do the वर्क, राइट। तो जरूरी नहीं है कि वो वर्क करेगा ही करेगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका जो भी वर्क एनर्जी थ्योरम था या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था, आपका थ्योरी फिनिश हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट दो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ कि इफ़ टू बॉल्स आर थ्रोन फ्रॉम सेम हाइट विद द सेम स्पीड u इन द टू डिफरेंट डायरेक्शन देन प्रूव दैट बोथ विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। देखिए ये क्वेश्चन, हालांकि मैंने प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट जो था आपका लास्ट वीडियो था वो, कि अगर आप किसी भी एंगल पे अगर आप यू वेलोसिटी से किसी बॉल को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं तो आपका जो ग्राउंड पे है वो सेम वेलोसिटी से आपका आएगा। आप हॉरिजॉन्टली अगर आप थ्रो करेंगे तो उस केस में ही ग्राउंड पे आपका सेम वेलोसिटी, मतलब सारे का वेलोसिटी जो भी होगा आपका सेम होने वाला है, वो थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। ग्राउंड के हिट करने का वेलोसिटी क्यों होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, चलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लिया करते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो है, लेकिन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आप का बात करेंगे तो अगर आप यू वेलोसिटी एक बार देकर छोड़ते हैं, दोने के बाद में बात कर रहा हूँ, उसके बाद में लगाऊंगा। अगर वेलोसिटी नहीं दिए हैं आप अभी, तो उस केस में आप वर्क करेंगे, जब आप थ्रो करेंगे तो उस केस में आपका वर्क डन होगा, तो उस केस में मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं बोलूँगा। लेकिन वंस यू विल थ्रो आउट दिस बॉल, आफ्टर दैट देयर इज़ नो any force acting on this body other than gravitational which is conservative force। तो जैसे ही आपने ब्लॉक को जैसे ही आपने बॉल को थ्रो कर दिया, वैसे ही इस पे और कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क भी वही करेगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस केस में वैलिड होगा जैसे ही आपने बॉल को थ्रो कर दिया, राइट। आपने एच हाइट इसको नीचे आने दिया, तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन जब हुआ करता तो हम लोग कितने पापड़ बेलते थे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए कैसा फटाफट बनता है। तो यू आई हो गया, देखिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी पी का वैल्यू यहाँ पर आप ग्राउंड सरफेस पे जीरो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका जीरो है तो यहाँ पर जो एच हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एम जी एच होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल आपका हो जाएगा एम जी एच, राइट। इनिशियल पोटेंशियल जब पार्टिकल को आपने थ्रो किया है तो पोटेंशियल जो होगा एम जी एच प्लस के आई आपका हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। आपने वेलोसिटी दिया यू सपोज कीजिए। फाइनल पोटेंशियल जी आपका जैसे ही ग्राउंड हिट करने वाला होगा, ग्राउंड हिट करने के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे ही मैंने बॉल को यहाँ पर थ्रो कर दिया और ग्राउंड के हिट करने के पहले उसकी बात हो रही है, जब तक किसी और का इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट ग्रेविटी। तो u फाइनल पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा और के एफ आपका सपोज कीजिए कि हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। एम आपका कैंसिल हो जाएगा, अब 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे हो जाएगा 2gh प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और यू कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए वेलोसिटी जो है ग्राउंड पे हिट करने का वेलोसिटी कैलकुलेट करने यहाँ पर कितना आसान था। तो इसी कारण से बोलता है कि कोई नया चैप्टर आए तो उसमें आप मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपको पिछले वाले क्वेश्चंस को और आसान कर देगा। वही अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में सॉल्व करते थे तो आपको निकालना पड़ता था एक्स का वेलोसिटी, वाई का वेलोसिटी, और आप लिया करते थे रिजल्टेंट, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कीजिए वो ग्राउंड को सेम स्पीड से हिट करेगा, राइट। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u देन फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल इट क्रॉसेज हाइट h। h हाइट को क्रॉस करता है, ठीक है। तो h हाइट को क्रॉस करता है तो आपको निकालना है स्पीड। ऑल्सो प्रूव दैट इट्स स्पीड विल बी इंडिपेंडेंट, इट्स स्पीड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो आपको अब किसी एंगल पे थ्रो करना है, प्रूव करना है कि इसका स्पीड इंडिपेंड हुआ थीटा से, राइट। तो चलिए हम लोग फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाते हैं। जैसे ही मैंने बॉल को थ्रो कर दिया उसके बाद मैं लगाऊंगा, ठीक है। बॉल को मैंने कर दिया थ्रो, अब ये आपका हवा में बॉल उड़ रहा है, तो जब तक ये हवा में उड़ते रहेगा तब तक तो कोई और फोर्स नहीं काम कर रहा है एक्सेप्ट ग्रेविटी,
और ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस केस में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप बोलेंगे कि यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। सो द वैल्यू ऑफ यू आई, चलिए हम लोग ग्राउंड पे जीरो लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ग्राउंड पे चल रहा ले लिया जाए जीरो, तो यू आई आपका हो जाएगा जीरो इस केस में। के ये आपका हो जाएगा हाफ एम, व्हाट इज द वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज यू इज इक्वल टू यू एफ जो है। जब आप हाइट एच पे जाएंगे तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी एच, राइट, जीरो नहीं होगा, सॉरी, दैट इज एम जी एच। एट हाइट एच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू एम जी एच प्लस के एफ। चलिए हम लोग वेलोसिटी मानते हैं हाफ एम, वेलोसिटी वी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्पीड से आपका जा रहा है एच हाइट पे। यहाँ पर आप फिर से आप एम को कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाएगा, देख सकते हैं आप कि, और टू को आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस वी स्क्वायर, राइट। और यू कैन से एक्चुअली दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर कितना आसान है वेलोसिटी कैलकुलेट करना किसी भी हाइट पे, आपको कोई भी एक्स और वाई को लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब आप किसी भी एंगल से थ्रो करें, जो भी पार्टिकल आपका यहाँ पर क्रॉस करने वाला है सारे के सारे का स्पीड, सारे पार्टिकल्स का स्पीड क्या होगा इस हाइट को क्रॉस करते समय एक ही होगा, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। जो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ होगा वो क्वेश्चंस होगा बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड